नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो आज आपका होने वाला है दूरदर्शी। आपने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा होगा, अपने लास्ट 2 वीडियोस में प्रकाशीय उपकरण टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने 2 उपकरणों के बारे में डिस्कस कर लिया है। एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दोनों सूक्ष्मदर्शियों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो फर्स्टली आप जाके पीछे वाले दोनों वीडियोस देखें, जिनमें हमने पहला प्रकाशीय उपकरण सूक्ष्मदर्शी, जिसमें 2 उसके टाइप्स थे, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को पढ़ा है हमने अच्छे तरीके से, साथ में उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। दूसरा जो प्रकाशीय उपकरण आता है अपना, वो है वही दूरदर्शी, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप देखो भाई, टेलीस्कोप क्या काम करता है, दूरदर्शी अपने को क्यों चाहिए। दूर एक शब्द इसके अंदर आ रहा है, दूर, और दर्शी का मतलब देखने वाला। दर्शी का मतलब क्या हो जाएगा, देखने वाला। तो ऐसा प्रकाशीय उपकरण जो दूर की वस्तुओं को देखने में काम में आता है। ऐसा प्रकाशीय उपकरण जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, उसको हम बोलेंगे दूरदर्शी, टेलीस्कोप। यानी आपके आसपास आपने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं देखी होगी जो आपसे बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है। जैसे आपने देखा होगा तारे, चंद्रमा, सूर्य, ये बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो आपसे बहुत ही ज्यादा दूरी पर स्थित हैं। अब आप इनको यहां से देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे चंद्रमा बिल्कुल छोटा सा है, सूर्य बिल्कुल छोटा सा, तारे बिल्कुल बिंदु रूप में दिखाई देते हैं। क्या वास्तव में ये केवल इतने छोटे होते हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता। ये आकार में बहुत बड़े हैं, लेकिन अपने से बहुत ज्यादा दूर स्थित होने के कारण इनका आकार कैसा दिखाई देता है, छोटा। तो इन दूरस्थ स्थित खगोलीय पिंडों के प्रतिबिंब देखने के लिए कि यहां से तो ये बिल्कुल छोटे नजर आते हैं, तो एक्चुअल में ये कैसे हैं ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो इनको वास्तविक तौर पर देखने के लिए कि ये जो खगोलीय पिंड जो अपने से दूरस्थ स्थित है, ये कैसे दिखाई देते हैं, तो इनको देखने के लिए एक प्रकाशीय उपकरण का प्रयोग किया जाता है, और वो प्रकाशीय उपकरण कहलाता है दूरदर्शी, टेलीस्कोप। तो दूरदर्शी क्या होता है? ऐसा प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से दूरस्थ स्थित वस्तुओं को देखा जा सकता है, उसे हम बोलेंगे दूरदर्शी। अब देखो, आपके दूरदर्शी 2 प्रकार के होते हैं भाई। दूरदर्शी जो टेलीस्कोप है वो 2 प्रकार के आपके दिए हुए हैं। एक तो होता है अपवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी, और दूसरा आपके हैं भाई परावर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी। देखो नाम से पता चल रहा है, ऐसा दूरदर्शी जो अपवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित हो, अपवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित हो। तो अपवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित यानी प्रकाश की एक घटना होती है अपवर्तन। तो अपवर्तन जो पर आधारित जो दूरदर्शी होता है, जिसमें अपवर्तन के सिद्धांत अप्लाई होते हैं, उसे आप बोलोगे अपवर्तक दूरदर्शी। दूसरा है परावर्तक दूरदर्शी। तो इसके भी नाम से पता चल रहा है कि परावर्तन के सिद्धांतों पर आधारित, परावर्तन के सिद्धांतों पर आधारित जो दूरदर्शी होता है वो हो जाएगा आपके परावर्तक दूरदर्शी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपवर्तक दूरदर्शी को डिस्कस करने वाले हैं भाई। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है दूरदर्शी का पहला प्रकार अपवर्तक दूरदर्शी,
जो किस पर आधारित होगा? अपवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित होगा। देखो, इसको हमने नाम दिया हुआ है खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। यहां पर इस खगोलीय शब्द का मतलब यह है कि ऐसा दूरदर्शी जो खगोलीय पिंडों को देखने में प्रयुक्त होता है। खगोलीय पिंड जैसे तारे, उल्का पिंड, चंद्रमा हो गया, सूर्य आदि पिंडों को देखने में जो दूरदर्शी प्रयुक्त होता है उसे खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। और यह प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित होगा? अपवर्तन की घटना पर आधारित होगा। अपवर्तन के सिद्धांत इसके अंदर लगेंगे। तो यह आपको स्पेशली ध्यान में रखना है भाई, पहली चीज। अब देखो, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के अंदर इसकी संरचना क्या होती है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, कौन से लेंस प्रयुक्त करते हैं और ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से आप दूर स्थित वस्तुओं को आप आसानी से देख सकते हो। तो बात करते हैं खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की बनावट की, कि यह किस तरीके से बना हुआ होता है। देखो, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के अंदर भी जिस तरीके से आपने पीछे पढ़ा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसके अंदर दो लेंस प्रयोग के आधार पर प्रयुक्त करके हमने उसकी संरचना और बनावट देखी थी। लेकिन क्या यह जरूरी है क्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में केवल दो ही लेंस प्रयुक्त होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। केवल हमने जो प्रोसेस पढ़ी वो दो लेंसों के आधार पर पढ़ी, लेकिन वास्तव में दो से अधिक लेंस भी प्रयुक्त हो सकते हैं। सेम ही कंडीशन खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के लिए होती है, जिसके अंदर दो या दो से अधिक लेंस प्रयुक्त होते हैं। दो या दो से अधिक लेंस प्रयुक्त होते हैं। यानी आप दो या दो से अधिक लेंसों को प्रयोग में लेके एक ऐसा संयोजन तैयार कर सकते हो जिससे दूरस्थ स्थित वस्तुओं को आसानी से देख सकते हो। अब बात यह आती है कि जो लेंस प्रयुक्त होता है ये कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो यहां पर हम ज्यादा डिटेल में चर्चा न करके कि लेंस जो प्रयुक्त होता है वो उत्तल लेंस होता है। ये क्यों होता है? तो प्रीवियस जो भी वीडियो है मैंने उसमें बता दिया है आपको कि उत्तल लेंस क्यों प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको मेनली ध्यान रखना है कि खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में जो आप दो लेंस लेके खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की कार्य विधि को समझना चाहते हो, वो दोनों लेंस कैसे होने वाले हैं भाई? उत्तल लेंस। कैसे होंगे दोनों के दोनों लेंस? उत्तल लेंस। तो फर्स्टली ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है भाई कि खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में जो प्रयुक्त दो लेंस होंगे वो कैसे होंगे? उत्तल लेंस। दो से ज्यादा है तो भी आप उत्तल लेंस का प्रयोग ही करोगे। तो हम इस टॉपिक में केवल दो लेंसों के आधार पर खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो दोनों लेंस कैसे हो जाएंगे भाई? उत्तल लेंस। अब देखो, जो दोनों लेंस हैं उनको दो नाम हम देंगे भाई। पहला आता है अभिदृश्यक लेंस। पहला जो लेंस है वो होगा अपना अभिदृश्यक लेंस। देखो, अभिदृश्यक लेंस कौन सा होता है? वस्तु की ओर स्थित लेंस। वस्तु की ओर स्थित जो लेंस होता है उसको आप कहते हो भाई अभिदृश्यक लेंस। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी सेम यही हमने नाम दिया था कि जो लेंस वस्तु की ओर स्थित होता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी तरफ जो लेंस स्थित होता है उसको आप क्या नाम देते हो भाई? अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा जो लेंस आता है आपके वो होता है भाई नेत्रिका। नेत्रिका या जिसका दूसरा नाम होता है अभिनेत्र लेंस। आईपीस बोलते हैं भाई इसको, अभिनेत्र लेंस। यह आपका दूसरा लेंस होता है। जो दोनों लेंस प्रयुक्त होते हैं उनमें से पहला एक लेंस जो वस्तु की ओर स्थित होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहेंगे, और दूसरा जो
नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहलाता है। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसा लेंस जो किस ओर हो, नेत्र की ओर हो। और नेत्र किसकी होगी भाई, यहां पे प्रेक्षक की। किसकी होगी, प्रेक्षक की। यानी जो प्रेक्षक दूरदर्शी के माध्यम से किसी खगोलीय पिंड का प्रतिबिंब देखना चाहता है तो वो उस उपकरण को अपनी आंखों से देखेगा। तो आंखों की तरफ जो लेंस होगा उसको कहेंगे नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस। तो ये दो वर्ड आपको ध्यान में रखना है, एक तो अभिदृश्यक लेंस और दूसरा नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस। अब मेन बात यह आती है कि दोनों जो लेंस दूरदर्शी के अंदर आप प्रयोग में लोगे उनका आकार क्या होता है, उनकी फोकस दूरी क्या होती है। तो देखो, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के अंदर, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के अंदर जो आप दोनों लेंस प्रयोग में ले रहे हो उनमें जो अभिदृश्यक लेंस होता है, अभिदृश्यक लेंस, इसका जो आकार होता है वो बड़ा होता है। अभिदृश्यक लेंस का आकार बड़ा। और जो दूसरा नेत्रिका लेंस होता है, नेत्रिका का जो आकार होता है वो अभिदृश्य की तुलना में छोटा होता है भाई। ये चीज आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, क्योंकि संरचना और बनावट अगर आपको इसके आधार पर प्रोसेस समझनी है इसकी, तो यह आपको पता होना चाहिए कि जो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के अंदर अभिदृश्यक लेंस प्रयुक्त होता है उसका आकार कैसा होता है, बड़ा। किसकी तुलना में, नेत्रिका की तुलना में। या आप ये कह सकते हो कि जो नेत्रिका प्रयुक्त होती है उसका आकार छोटा होता है। किसकी तुलना में, अभिदृश्यक लेंस की तुलना में। अब रीजन ये होता है कि अभिदृश्यक लेंस का आकार बड़ा क्यों रखा जाता है और नेत्रिका का आकार छोटा क्यों रखा जाता है। तो देखो, हमारे पास जहां यहां पर दूरदर्शी के लिए, दूरदर्शी काम किस लिए आती है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। अब दूर स्थित वस्तुओं को अगर आपको देखना है तो अपने लिए आप जैसे दूरदर्शी को रखोगे, तो जैसे मान लो आपको चंद्रमा को देखना है तो चंद्रमा अपने से बहुत अत्यधिक दूरी पर स्थित है। इसका मतलब दूर स्थित होने के कारण चंद्रमा से जो प्रकाश की किरणें आएगी उनको प्रेक्षित करने के लिए आपको लेंस कैसा चाहिए भाई, बड़ा। अगर आपने छोटा सा लेंस ले लिया तो उतनी दूर से प्रकाश की किरणें उस लेंस में कितनी आएगी, एक दो मान लो पहुंचेगी, तो उनका सही प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। तो अभिदृश्य का आकार बड़ा रखोगे ताकि दूर से आने वाले प्रकाश किरणों का प्रेक्षण उस लेंस द्वारा आसानी से हो सके और अपवर्तन के पश्चात एक सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाया जा सके। इसलिए अभिदृश्य का आकार कैसा बनाया जाता है भाई, बड़ा। और नेत्रिका का आकार कैसे लिया जाता है, छोटा। अगर अभिदृश्यक लेंस का आकार बड़ा है तो इसकी फोकस दूरी अधिक होगी भाई। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फोकस दूरी अधिक होगी किसकी तुलना में, नेत्रिका की तुलना में। अभिदृश्यक लेंस जिसका आकार बड़ा होता है तो इसकी फोकस दूरी अधिक होगी किसकी तुलना में, नेत्रिका की तुलना में। और अगर मैं नेत्रिका की कहूं तो इसकी फोकस दूरी कम होगी, फोकस दूरी कम होगी किसकी तुलना में, अभिदृश्य की तुलना में। यह आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में रखने हैं खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की सहायता से। अब बात करते हैं कि खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी काम कैसे करता है। तो बनाते हैं इसका किरण आरेख। किरण आरेख से हम समझेंगे कि खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी काम कैसे करते हैं। देखो भाई, दो लेंस प्रयुक्त होते हैं, तो एक तो अभिदृश्यक और एक होता है नेत्रिका। जब खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी को डिजाइन किया जाता है तो इसके अंदर एक बेलनाकार नलिका होती है और उसके अंदर एक एंड पर एक छोटी बेलनाकार नलिका उसके अंदर एडजस्ट की जाती है और इसको बोलते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था।
दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। ये एक व्यवस्था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी होती है और दूरदर्शी में भी होती है। और ये व्यवस्था अगर सिंपल तरीके से, नाम डिफिकल्ट है, बाकी इसका मीन क्या होता है कि एक सिंपल सी बेलनाकार नलिका होती है, उसके अंदर एक नलिका फिट होती है, एक नलिका पर अभिदृश्यक लगा होता है और दूसरी पर नेत्रिका। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इनको आगे पीछे खिसका सकते हो, बस यही समझना है आपको इससे। अब देखो, तो जो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी है, इसके अंदर दो लेंस प्रयुक्त होते हैं। तो पहला लेंस जो होता है वो होता है आपका अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस जो होता है वो किस तरफ होता है भाई? जिस तरफ वस्तु होती है। और वस्तु आपकी कहां स्थित है? बहुत ही ज्यादा दूर। जैसे मान लो कि आपको चंद्रमा को देखना है, मान लो, तो चंद्रमा को देखोगे तो चंद्रमा अपने से, अगर उपकरण आप अपने हाथ में ले रखा है तो अपने से बहुत ज्यादा दूर स्थित है। अगर मैं अभिदृश्यक लेंस के लिए बात करूं तो ये इसका प्रकाशीय केंद्र O हो जाएगा, इधर इसका फोकस बिंदु F डैश, तो इसको FO से लिख देते हैं। और सेम डिस्टेंस पर इधर भी क्या होगा? इसकी फोकस दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, तो डायग्राम को अच्छे तरीके से समझने के लिए इसकी फोकस दूरी थोड़ी सी ज्यादा आप ले लेना। तो इतनी ही दूरी पर यहां पर हो जाएगा आपके FO। देखो, बहुत दूर से प्रकाश आ रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि समांतर आएगा या कहां से आएगा। तो एक प्रकाश की किरण में ले रहा हूं कि प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी, तो प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण हमेशा सीधी की सीधी चली जाएगी। दूसरी, इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण में आपतित करवा रहा हूं, जैसे मान लो ये। तो देखो, ये आपको पता हो तो एक नियम आपने पढ़ा होगा रे डायग्राम फॉर्मेशन का, कि जब मुख्य अक्ष के समांतर न होने वाली प्रकाश किरण आपतित होती है किसी लेंस पर, तो अपवर्तन के पश्चात वो फोकस तल पर प्रतिच्छेद करती है। कहां पर प्रतिच्छेद करती है भाई? फोकस तल पर। आपने ये पढ़ा होगा, फोकस तल क्या होता है? फोकस बिंदु के लंबवत जो तल होता है उसको फोकस तल कहते हैं। तो देखो, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तो फिर ये अपवर्तन के पश्चात कहां प्रतिच्छेद करेगी? तो ये प्रतिच्छेद करेगी आपके फोकस तल में। कहां प्रतिच्छेद करेगी भाई? फोकस तल में। तो देखो, ये अपवर्तन के पश्चात फोकस तल में प्रतिच्छेद करेगी। तो मान लेते हैं ये यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसको मैं थोड़ा सा आगे बना लेता हूं ताकि आपका डायग्राम अच्छे से बन जाए। ये FO था, इस पर ये प्रतिच्छेद कर रही है अपवर्तन के पश्चात। तो देखो, इधर कोई वस्तु होगी AB, तो इसका पहला प्रतिबिंब बन गया भाई A डैश B डैश, A डैश B डैश। यह प्रतिबिंब किसने बना दिया है? अभिदृश्यक ने बना दिया। देखो, अपने पास अभिदृश्यक लेंस था जिसका प्रकाशीय केंद्र O है, इसके सामने वस्तु इधर है और यह वस्तु बहुत दूर स्थित है। मान लेते हैं कि वस्तु का आकार क्या है? AB है। यह बहुत दूर स्थित है, तो इससे आने वाला प्रकाश में ले रहा हूं, तो जिसमें हमने एक प्रकाश की किरण ले ली कि प्रकाशीय केंद्र से सीधी जा रही है। दूसरी, इसके समांतर जो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहां पर प्रतिच्छेद करेगी? तो इसको बोलते हैं फोकस तल। क्या बोलेंगे इसको? फोकस तल। तो यहां पर मान लेते हैं कि अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब निर्माण होता है और वो प्रतिबिंब है A डैश B डैश। प्रतिबिंब है वो कैसा है भाई? वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। वस्तु से छोटा है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, उल्टा, वे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा भाई, वस्तु से छोटा। अब देखो, ये तो अभिदृश्य का काम खत्म हो गया भाई। अब दूसरा लेंस आपको लेना है और वो होता है भाई नेत्रिका। कौन सा लेंस है? नेत्रिका। अब देखो, हमेशा आपको पता है कि अंतिम प्रतिबिंब आपको कैसा चाहिए? आभासी, सीधा, वे वस्तु से बड़ा।
ताकि आपकी आंखें उसको आराम से देख सकें। और लेंस में केवल एक ही कंडीशन होती है जब उसको आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वो होती है कि उत्तल लेंस के लिए जब बिंब रखा हुआ हो उसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। तो मैं नेत्रिका को यहां पर इस तरीके से एडजस्ट करूंगा, ये जैसे आपकी नेत्रिका है जिसका आकार अभिदृश्य की तुलना में आपको छोटा रखना है भाई। ये जैसे मान लो आपकी नेत्रिका है, ये यहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो नेत्रिका का जो प्रकाशीय केंद्र है वो मान लेता हूं मैं ई। इसको आपको आगे पीछे इस तरीके से खिसकाना है कि अभिदृश्यक द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो इसके प्रकाशीय केंद्र और इसके फोकस बिंदु के बीच में आए, ताकि इसका जो प्रतिबिंब नेत्रिका द्वारा बने वो कैसा बने, आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा। तो अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए किसका काम करेगा, आभासी बिंब की भांति व्यवहार करेगा। तो देखो इससे नेत्रिका प्रतिबिंब कैसे बनाएगी। तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरा, प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण सीधी की सीधी जाएगी। अगर मैं इनको पीछे की तरफ कहीं मिलाता हूं तो ये कहीं यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है और यहां पर बन जाएगा इसका अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश। इस तरीके से आपको एक दूरस्थ स्थित वस्तु का आभासी दूरस्थ वस्तु के सापेक्ष उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है वो आपको दिखाई देगा। अब आप ये कहोगे कि सर चंद्रमा से बड़ा प्रतिबिंब थोड़ी बनेगा यहां पे। तो देखो इसका रीजन क्या है, आपको वस्तु कैसी दिखाई दे रही, आपको वस्तु पहले जैसे चंद्रमा है वो बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा था ना, तो आपको जो नग्न आंखों से वस्तु दिखाई दे रही है उसकी तुलना में यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की सहायता से किसी भी दूरस्थ स्थित वस्तु का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब है वो आसानी से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता की। देखो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, आवर्धन क्षमता। देखो भाई आवर्धन क्षमता क्या होगी, कोणीय आवर्धन क्षमता भी बोलते हैं। तो जैसे प्रीवियस वीडियोज में भी हमने डिस्कस किया है, फॉर्मूला क्या रहने वाला है, बीटा अपॉन एल्फा। अब देखो जहां बीटा क्या होगा भाई, बीटा हमेशा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण। दूसरा एल्फा क्या होता है, तो एल्फा होता है बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अब देखो अगर एक चीज आपने नोट की है, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि एल्फा होता है बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, लेकिन कब, जब बिंब कहां रखा हुआ हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हो। लेकिन वो चीज केवल सूक्ष्मदर्शी में ही वैलिड है, क्योंकि उस समय अपने पास वस्तु बहुत पास होती है तो उसको आप रख सकते हो। क्या अभी आपसे कहे कि चंद्रमा को पकड़ के लेके आओ और 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखो, क्या ऐसा संभव है क्या? तो यहां पर अल्फा ऐसा नहीं होगा कि बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, नहीं, आप चंद्रमा सूर्य को पकड़ के यहां पर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर नहीं रख सकते हो। तो आपको नॉर्मल आपकी आंखें उस दूरस्थ स्थित वस्तु को किस एंगल से देखेगी, वही आपका क्या हो जाएगा, एल्फा। तो देखो आपको फाइंड आउट करना है बीटा और एल्फा। तो देखो बीटा और एल्फा कौन सा होगा, अगर आप इधर से अपनी आंखों से बिंब और प्रतिबिंब को देख रहे हो, तो देखो सबसे पहले वस्तु इधर है और आंखें इधर है, तो आपका जो एल्फा एंगल होने वाला है वही वो होगा मुख्य अक्ष के साथ वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कितना एंगल बनाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एल्फा। और प्रतिबिंब आंख पर कितना एंगल बना रहा है मुख्य अक्ष के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा। अब देखो
ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। शीर्षाभिमुख कोण इनको बोलते हो। अब देखो, अगर मैं यहां से सबसे पहले बीटा निकालना चाहूं तो देखो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है यहां पे, एफ ओ, या आप कह सकते हो ए डैश ई बी डैश। अगर मैं यहां पे टेन बीटा लेता हूं भाई, टेन बीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है भाई, लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश बटा आधार कितना है, तो आधार हो जाएगा ए डैश ई। यदि बीटा बहुत छोटा है, क्योंकि दूर स्थित वस्तुओं से अपने आंखों पर दर्शन कोण बहुत ही छोटे बनेंगे, तो बीटा बहुत छोटा है तो आप टेन बीटा को नियरली किसके इक्वल मान सकते हो, बीटा के। तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई। ये वैल्यू आ गई अपने पास बीटा की। अब हमें चाहिए अल्फा की। तो देखो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ए डैश या एफ ओ ओ बी डैश, ये एक ट्रायंगल है। इसमें अल्फा अगर मैं लूं तो देखो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर वही फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो देखो ट्रायंगल को देख के बताओ, लंब क्या हो जाएगा, वही ए डैश बी डैश, और आधार हो जाएगा आपका ए डैश ओ, ए डैश ओ। सेम कंडीशन कि वस्तु बहुत दूर स्थित है तो दर्शन कोण छोटा होगा। यदि अल्फा बहुत छोटा है तो टेन अल्फा को आप नियरली मान सकते हो अल्फा। तो आपके पास अल्फा की जो वैल्यू आई वो आ गई ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है भाई, अल्फा की। तो डायग्राम से हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली और अल्फा की, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। देखो m बराबर बीटा की वैल्यू क्या आई है, तो बीटा की वैल्यू है ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई। और अल्फा की जो वैल्यू है वो है ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ। तो यहां पर भाग दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ए डैश ओ अपॉन ए डैश बी डैश। तो देखो ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल, तो m बराबर आ गया ए डैश ओ अपॉन ए डैश ई। अब देखो डायग्राम से आपको पता करना है कि ए डैश ओ क्या है और ए डैश ई क्या है, और साथ में यूज करना है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से देखो भाई, सबसे पहले देखते हैं ए डैश ओ क्या है। ए डैश ओ, तो देखो अगर डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ओ से लेकर ए डैश तक की जो डिस्टेंस है वो इस वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है, कौन, अभिदृश्यक। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी वी ओ, यानी अभिदृश्यक लेंस के लिए ओ और ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, वी ओ से डिनोट करोगे। अब बात यह आएगी कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आपतित प्रकाश की दिशा इसी तरफ है, आप मेजरमेंट करते हुए इसी डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि दूरियां सभी हमेशा प्रकाश के केंद्र से मापी जाएगी। तो देखो वीओ होगा वो पॉजिटिव होगा भी, तो ए डैश ओ क्या हो गया आपके, प्लस का वीओ। ये आ गया अपने पास पहली वैल्यू। दूसरा बचा ए डैश ई। तो देखो डायग्राम में ए डैश ई क्या होने वाला है भाई, ए डैश ई, देखो ए डैश ई क्या है, ए डैश ई है ये जो प्रतिबिंब अभिदृश्यक बना रहा है वो नेत्रिका के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का। तो ए डैश ई अगर आप ध्यान से देखो तो नेत्रिका के लिए बिंब दूरी है जिसको आप यू ई से लिखोगे। नेत्रिका के लिए क्या है, ये बिंब दूरी जिसको आप यू ई से लिखोगे। अब ये प्लस होगी या माइनस, तो देखो आपतित प्रकाश की दिशा इस तरफ है, आप ई से मेजरमेंट करते हुए इधर जाओगे, क्योंकि प्रकाश के केंद्र से मापना पड़ेगा आपको डिस्टेंस। तो यू ई कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो देखो ए डैश ई हो जाएगा माइनस का यू ई।
दोनों की वैल्यू अगर इसके अंदर आप रखो तो m बराबर आ जाएगा आपके पास प्लस का वीओ अपॉन माइनस का यूई, या आप लिखो इसको तो m बराबर आ गया आपके पास माइनस वीओ अपॉन यू। यह खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। अब देखो डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या मैं वीओ डिस्टेंस को एफ ओ लिख सकता हूं? अरे देखो देखे ध्यान से भाई, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस क्या है? वीओ। तो यहां पर अभिदृश्य का फोकस भी तो यही अवेलेबल है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस तल में। तो फोकस तल हमेशा फोकस से जाता, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है? फोकस दूरी के बराबर है। तो आप यहां पर ये लिख सकते हो कि वीओ किसके बराबर है? एफ ओ के बराबर है। तो एम का जो फॉर्मूला होगा आपके पास वो हो जाएगा भाई आपके एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। यह आपके एक परफेक्ट फॉर्मूला आ गया है भाई खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता का। m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन यूई। एफ हो जाएगा अभिदृश्य की फोकस दूरी और यूई हो जाएगा नेत्रिका के लिए बिंब दूरी। अब देखो इसकी दो स्पेशल कंडीशन बनती है भाई, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां जिसमें पहली जो स्थिति है वो है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। और न्यूनतम दूरी कितनी होती है भाई? डी आप 25 सेंटीमीटर जानते ही हो पर बने। तो देखो इस केस में क्या होगा भाई, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अंतिम प्रतिबिंब बनाएगा कौन? नेत्रिका बनाएगा। तो नेत्रिका के लिए क्या अप्लाई करोगे? लेंस सूत्र। और आप सब जानते हो कि लेंस सूत्र में चिन्ह परिपाटी लगती है। तो मैं अगर लिखूं नेत्रिका के लिए एफ ई बराबर वीई माइनस 1 अपॉन यूई, तो देखो उत्तल लेंस है तो एफ ई तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। एफ ई वी आपको क्वेश्चन खुद कह रहा है कि कहां बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर। लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव तो यह डिपेंड करेगा डायग्राम। देखो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका के सामने बन रहा है, तो देखो आपतित प्रकाश की दिशा इधर, आप मेजर करते हुए इधर जाओगे तो डी की वैल्यू कैसी होगी भाई? नेगेटिव। और यू तो आपको पता ही है हमेशा ही क्या होता है? नेगेटिव ही होता है बिंब दूरी। तो वैल्यू रखो 1 अपॉन एफ ई बराबर माइनस 1 अपॉन डी हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन यू ही हो जाएगा। अब देखो अगर इसको सोल्व किया जाए तो 1 अपॉन एफ ई बराबर ये आ जाएगा आपके 1 अपॉन यूई माइनस 1 अपॉन डी। इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो 1 अपॉन यूई बराबर आ जाएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। 1 अपॉन यूई बराबर डी एफ ई एलसीएम आ गया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन यू ई। अगर आप लिखते हो तो यह आ जाएगा तुम्हारे, अगर मैं इसको पूरे को डी से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई? डी से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा डी अपॉन यूई बराबर डी अपॉन एफ ई प्लस 1। यह आ गया आपके पास डी अपॉन यू ई इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई प्लस 1। अब देखो
आपके पास जो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है वो है -FO/UE। यानी आपको 1/UE की वैल्यू चाहिए, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, m बराबर -FO इंटू 1/UE। तो अपने को केवल किसकी वैल्यू चाहिए भाई, 1/UE की वैल्यू। तो आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यहां से अगर इसकी 1/UE की वैल्यू आप यहां पे रखते हो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी m बराबर -FO और यहां पे 1/FE प्लस आ जाएगा 1/D। m बराबर -FO, इसको मैं सोल्व करूं तो DFE LCM आ जाएगा, यहां पर D प्लस FE आ जाएगा। अगर मैं FE को बाहर लिखूं तो m बराबर यह बन जाएगा -FO/FE और अंदर बच जाएगा आपके D प्लस FE/D। और इसको मैं अलग तरीके से लिखूं, वैसे यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, m बराबर -FO/FE 1 प्लस FE/D भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। और यह फॉर्मूला आपके किसका आया भाई, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो आ जाएगा आपके -FO/FE 1 प्लस FE/D। अब बात करते हैं सेकंड केस की, कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। कहां बन रहा हो भाई, अनंत पर बनता हो। प्रकाशीय उपकरणों की ये दो ही विशेष स्थितियां होती है, एक तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर और एक अनंत पर। तो सेम नेत्रिका के लिए लेंस फॉर्मूला लगाना है तो मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं 1/FE, 1 होता है V, तो यहां पर कितना हो जाएगा अनंत और माइनस UE, क्योंकि यह हमेशा नेगेटिव होता है। 1/FE इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/UE और अपने पास आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला था -FO/UE। तो m बराबर कौन सी कंडीशन के लिए, अनंत वाली कंडीशन के लिए मैं m इनफाइनाइट वाली कंडीशन के लिए -FO 1/UE की जगह क्या लिख सकते हैं 1/FE। तो ये क्या आ जाएगा भाई, m इनफाइनाइट वाली कंडीशन के लिए कितना आ गया -FO/FE। तो देखो तीन फॉर्मूले अपने पास इसमें आ गए। अगर आपसे पूछे कि खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो m बराबर होता है -FO/UE, पहला फॉर्मूला। फिर आपसे पूछे कि इसकी एक स्पेशल कंडीशन कि जब अंतिम प्रतिबिंब बन रहा हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो क्या आता है, तो आपके पास फॉर्मूला आता है -FO/FE 1 प्लस FE/D। ये कब आता है भाई फॉर्मूला आपके पास, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और तीसरा, जब अंतिम प्रतिबिंब बन रहा हो अनंत पर, तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला आता है वो आता है -FO/FE। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 12th पैटर्न के बेस पर सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो थर्ड वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई। अनंत वाली कंडीशन के केस सबसे ज्यादा दे रखे हैं भाई, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मानो चाहे अदर मानो। तो ये आपको तीन फॉर्मूले ध्यान में रखना है। अब इसमें कई बार एक टॉपिक ये पूछा जाता है कि आपको खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, कि
आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए, आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए, देखो अलग से कुछ याद नहीं करना है, सीधा सा सिंपल जो आपने इसकी बनावट में पॉइंट लिखे थे वही पॉइंट है। पहला, अभिदृश्य की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए, फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। और यह हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि अभिदृश्य की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए किसकी तुलना में, नेत्रिका की तुलना में। तो इसका अपोजिट में लिखूं तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आप आकार के हिसाब से भी लिख सकते हो कि अभिदृश्य का जो आकार है, या आप कह सकते हो अभिदृश्य का जो द्वारक है, अभिदृश्य का द्वारक वो बड़ा होना चाहिए किसकी तुलना में, नेत्रिका की तुलना में। किसकी तुलना में, नेत्रिका की तुलना में। ये अगर कहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट मीन्स आप आवर्धन क्षमता आराम से बढ़ा सकते हो। ये तीन जो मेजर पॉइंट है जिनके तहत आप कह सकते हो कि अपवर्तक दूरदर्शी की अगर आपको आवर्धन क्षमता बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाओगे, तो अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ा दो, नेत्रिका की कम कर दो, अभिदृश्य का द्वारक ज्यादा होना चाहिए किसकी कंपैरिजन में, नेत्रिका की तुलना में। आज के लिए अपना जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।